आज यहाँ पे हार्वेस्टिंग चल रहा है और आज हम जिनके फार्म पे आए, हमारे साथ यहाँ पे आज है अरुण भाई। नमस्कार अरुण भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फार्म पे। जी, तो दोस्तों मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन आपने इनको देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा, इनका चैनल यूट्यूब जिसका नाम है फार्मिंग इंजीनियर, जो कि खेती के बारे में बताते रहते हैं। तो इनका जो है 8 एकड़ अंगूर का फार्म है और भी अलग अलग तरीके की खेती होती है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो अंगूर है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वैसे अगर अंगूर के बारे में बात की जाए तो अंगूर दुनिया में फ्रूट्स के मामले में तीसरा सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप है, जो ऑरेंज और बनाना के बाद आता है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्रॉप है। अगर आप इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो ये आता है इजिप्ट के आसपास, मेसोपोटामिया नाम की जगह है। अच्छा। वहां से अंगूर और जो पोमीग्रेनेट है हमारा अनार, वो वहां से आया है। तो यही एक और चीज दर्शाता है कि इसको पानी बहुत कम लगता है। अच्छा। हाँ, तो ये क्रॉप, ये इंडियन फसल नहीं है। ये इंडियन फसल नहीं है। इंडिया में देखा जाए तो बहुत ही रिसेंटली आया हुआ क्रॉप है ये। फिर भी कितने साल हुए इंडिया में? हार्डली 35 से 40 साल हुए हैं। उससे पहले ये यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करता था। अच्छा। इसमें हमारे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ग्रेप्स की रिसर्च सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश की। और अगर आप हमारे बारे में, हमारे एरिया के बारे में देखेंगे, जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ग्रेप्स होता है। महाराष्ट्र में भी आप जाएंगे तो सांगली और नासिक 2 जिले हैं। और महाराष्ट्र के और पंजाब मतलब होते सभी जगह पे हैं। थोड़ी जगह देखा मैंने, कर्नाटक, तमिलनाडु। मगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 80 to 90% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का ग्रेप्स प्रोडक्शन में हमारे साथ से। महाराष्ट्र में 3-4 जिले हैं, बस 3-4 जिले हैं, सांगली, सोलापुर और नासिक, इतने में ही होता है। ओके। तो यहाँ पे आने का रीजन एक और था कि पुणे में हमारे यहाँ पे ग्रेप रिसर्च सेंटर बनाया गया है। तो उन्होंने कुछ फार्मर्स को लेके उन्होंने इजराइल भेजा। इजराइल में जहाँ पे ग्रेप्स की खेती होती थी वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग दी गई। अच्छा। और वहाँ से जो है इसके स्टार्टिंग के जो रूट्स हैं या स्टार्टिंग के प्लांट्स हैं वो लाए गए और यहाँ पे सांगली में, सांगली में हमारे तासगांव में बोरगांव नाम की जगह है, वहाँ पे उन्होंने पहला कल्टीवेशन किया और वहाँ से जो ग्रेप्स है वो धीरे धीरे फिर उसका एक्सपेंशन होता है। तो सेकंड मेरा सवाल ये है कि अभी आपका तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग चल रहा है, अभी महीना है लगभग फरवरी का। हाँ। तो ये फसल जो है इंडिया में कहाँ ले सकते हैं, लोगों का ये सवाल होता है। इंडिया में देखो कहाँ ले सकते हैं। सबसे पहले तुम ये देख लेते कि दुनिया में कहाँ पे ली जाती है। अच्छा। दुनिया में ये अमेरिका में ली जाती है, यूरोप में ली जाती है जहाँ पे बर्फ होती है, ये इटली में ली जाती है, ईरान में, इराक में ली जाती है जहाँ पे रेगिस्तान है, रेतीली मिट्टी है, पंजाब में ली जाती है, पाकिस्तान में भी ली जाती है। तो इसका ऐसा नहीं है कि अगर इतने वर्स्ट कंडीशंस में भी वो सर्वाइव कर रहा है तो इंडिया में भी हर जगह पे वो सर्वाइव कर सकता है। उसका बस एक ही ये है कि वहाँ पे बारिश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बात है। बारिश, क्योंकि ये प्लांट को पानी बहुत कम लगता है। 4 महीने में ग्रेप्स आते हैं हमारे। राइट। साल भर ये प्लांट यहीं पे रहेगा, मगर ग्रेप्स का जो सीजन है वो 4 महीने का होता है। और इंडिया में जहाँ पे कम बारिश है वहाँ कहीं पे भी ले सकते हैं। बट ये 4 महीने में बारिश अगर नहीं हो, जैसे देखिए अगर बारिश के सीजन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर आप अक्टूबर में कटिंग लेते हैं, दिक्कत है। अक्टूबर में कटिंग लेते हैं तो आपका फरवरी तक ये जो है बारिश नहीं होना चाहिए। मतलब 3-4 महीने में बारिश नहीं होना चाहिए, या तो उसके लिए हमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस है, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। तो ये तो हुआ कहाँ लेते हैं। अब सबसे अहम जो मुद्दा होता है कि हमेशा ये बात होती है कि ऐसी सॉइल होनी चाहिए, वैसी सॉइल होनी चाहिए। तो इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? आपकी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पूरी की पूरी काली मिट्टी है, काली मिट्टी है, कंकड़ीली भी है। तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए? मैंने वैसे ही आपको बताया कि अगर इतनी जगह पे खेती हो रही है तो ऑब्वियसली सबकी मिट्टी अलग अलग है। राइट। ये प्लांट जो है हर तरह की मिट्टी में खुद को अडेप्ट कर लेता है। मतलब कोई भी मिट्टी में आ सकता है। अच्छा अरुण भाई, मुझे ये बताइए कि हमारे जो अभी दर्शक है, जो वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, तो ये प्लांट जो है कैसे बनता है? क्या इसका बीज होता है? तो क्या होता है सिस्टम इसका? तो क्या है संतोष भाई, हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी ज्यादातर सीडलेस ग्रेप्स को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है, जिसके अंदर बीज नहीं होता है। तो उस केस में अगर आपको प्लांट लगाना है तो इसका बेस्ट ये है कि जैसे ये काड़ी है, ठीक है, ये इसकी काड़ी है। हाँ। तो इसी काड़ी को अगर आप यहाँ से तोड़ के आप इसे जमीन में लगा देते हैं तो क्या होता है कि नीचे वाली जो आय है, ये बड बोलते हैं इसे। हाँ, यहाँ पे रूट्स निकलती हैं और ऊपर वाली से एक शूट निकलती है। अच्छा। तो यही इसका बीज है। मतलब ये डंडी से ही प्लांट बनता है? डंडी से पूरा प्लांट बनता है। बट इसमें एक और कैच है कि अगर आप ऐसे का ऐसे लगा देते हैं तो आपको इतना बढ़िया प्रोडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि रूट्स जो है वो जमीन में इतना अच्छा काम नहीं करता। जितना ऊपर बढ़िया काम कर रहा है उतना नीचे नहीं करता। अच्छा। ये प्लांट, तो उसके लिए क्या किया जाता है ना, उसके लिए रिसर्च करके ये पता चला कि डॉगरेज बोल के एक वैरायटी रहती है, जंगली जिसे बोला जाता है। राइट। तो वो जंगली हम जो है नीचे लगाते हैं। हाँ। और उसको ग्राफ्टिंग करके हमें जो भी वैरायटी चाहिए वो वैरायटी ऊपर लगाई जाती है। ये देखिए, तो ये अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे नर्सरी इसकी तैयार की जा रही है। ये है डॉगरेज, ये छोटे-छोटे बैग में भर इसमें 2 वैरायटीज आती हैं, अमेरिकन डॉगरेज और बेंगलोर डॉगरेज। अच्छा।
तो अमेरिकन डॉगरेज हमारे इंडिया में ज्यादातर मिट्टी को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रही है, बट ये बेंगलोर डॉगरेज जो है बहुत अच्छे से काम करता है। ये जंगली का प्लांट रहता है। अच्छा, ये इसका मतलब भी ग्रेप्स आएगा। ये जो डंडी है, हाँ, ये जंगली है। ये जंगली प्लांट का डंडी काट के जमीन में डाला है। इसका ना रूट्स का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। रूट कभी इसकी जो रूट्स है वो सड़ती गलती नहीं है। अच्छा, मगर इसका अगर आप फ्रूट लेंगे तो वो फ्रूट आप खा नहीं सकते। मतलब वो ग्रेप्स होते हैं, हाँ। बट उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं और वो अच्छे नहीं होते। अच्छा, वहाँ पे जंगली का छोटा प्लांट बना, उसके बाद यहाँ पे लाया। वो छोटा प्लांट को आप सीधा जमीन में भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरह के नर्सरी के अंदर तैयार भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये 5 किलो का बैग है, वो था आधा किलो का बैग। तो 5 किलो के बैग के अंदर आपको इसमें डालना है, इसे 6 महीने का टाइम देना है, जिसमें वो ग्रो होता है और वो इस साइज तक पहुंच जाता है। अच्छा, ऐसे बड़ा हो जाता तो है ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब जो है ये ग्राफ्टिंग स्टेज में है, मतलब इस साइज में होने के बाद आप इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। ग्राफ्ट यानी कि क्या होता है? ग्राफ्ट यानी एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट को मर्ज कर देना, एक डंडी लगा देना। डंडी लगा देना। डंडी कौन सी लगानी है, मतलब कैसे पहचानना है कि कौन सी डंडी लगानी है, क्या लगाना है? अब वो डंडी को हम वैरायटी बोलते हैं। अच्छा, मतलब ग्रेप्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं। जैसे आप कलर भी आपको ये देखना है कि आपको ग्रेप्स किस लिए बनाने हैं। अच्छा, आपको उससे किशमिश बनानी है, आपको उससे वाइन बनानी है, या आपको उसे खाना है। अच्छा। उसे टेबल ग्रेप्स बोलते हैं। इतनी वैरायटी होती है? इतनी वैरायटीज होती हैं। ओह। टेबल ग्रेप में अगर आप जाएंगे तो आपके पास कलर ऑप्शंस है। मतलब एक आप व्हाइट कलर ले सकते हैं, हाँ। दूसरा आप रेड कलर ले सकते हैं, अच्छा, तीसरा आप पर्पल कलर या फिर ब्लैक कलर ले सकते हैं। तो अगर आप उसके नाम अगर आप देखेंगे, व्हाइट कलर में सीडलेस में आपके पास आती है अनुष्का, एसएस, मानिक चमन, ये ग्रेप्स हैं। अगर मानिक चमन मैंने भी लगाई है। हाँ, मानिक चमन। अगर आप कलर्स वैरायटी में जाना चाहते हैं, रेड कलर में रेड ग्लोब है, क्रिम्सन्स है, उसके बाद ब्लैक में पर्पल है, पर्पल में शरद है, ब्लैक में सरिता है, कृष्णा है, ज्योति है, ये बहुत सारी वैरायटीज है। वही अगर आप किशमिश के लिए जा रहे हैं तो आपके पास गणेश वैरायटी है, सादी सोना का वैरायटी है, और फिर थॉमसन बेस्ट है। तो ये सारी किशमिश के लिए बनती है। तो यानी कि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा ये प्लांट्स बन रहे हैं ऐसे बिना बीज के, सीधा डंडी पहले लगती है, उसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। बिल्कुल, और ये अलग अलग वैरायटीज होती है ये। हाँ। जैसे रिक्वायरमेंट है, जो आपको लगानी है, जो मार्केट में बेचना है या तो किशमिश के लिए बनाना है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। नर्सरी के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात होती है लैंड प्रिपरेशन, यानी कि हमें जो प्लांट लगाने होते हैं उसके पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है। तो अरुण भाई, हमें ये बताओ कि लैंड प्रिपरेशन जो है कैसे किया जाता है, जमीन की तैयारी? तो जमीन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जमीन समतल बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे टेबल लैंड है। टेबल लैंड बोल सकते हैं इसे, कि अगर एक जगह पे ढलान है, एक जगह पे ऊंचाई है, तो आप पूरा एक जेसीबी की सहायता से उसे एक लेवल कर दीजिए। बराबर। दूसरी चीज ये हो जाती है कि एक बार लेवल होने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्लांट कितने डिस्टेंस पे लेना है। आइडियली क्या रहता है, 8 फुट बाय 4 फुट पे हम पेड़ लगाते हैं। यानी कि ये बीच का अंतर 8 फीट, 2 लाइन के बीच का अंतर 8 फुट, और 2 प्लांट के बीच का अंतर जो है 4 फुट। स्टैंडर्ड क्या है मेजरमेंट? मेजरमेंट स्टैंडर्ड है। ये क्यों है इतना बड़ा, क्योंकि आपको बीच में से ट्रैक्टर लेके जाना होता है, स्प्रे के काम में आ जाता है। अगर आप माल कटिंग करते तो वो बाहर निकालने के काम आता है, तो जगह चाहिए, उतनी जगह तो वो चाहिए कम से कम। अच्छा, कम से कम 8-4 है। उससे आगे आप 9-5 कर सकते हैं, 10-6 कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से। और लैंड प्रिपरेशन में हमें क्या है कि पहले प्लाव चलाना है, प्लाव चलाने के बाद रोटर चलाना है, जमीन को भुरभुरा करना है। बिल्कुल। और अगर हो सके तो सॉइल टेस्टिंग जरूर करना चाहिए। वो करना ही चाहिए आपको। मगर ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होने के बाद अगर आपको ग्रेप्स लगाना है तो उसके बाद अगर हमने डिसाइड किया कि 8 फुट पे लाइन होने वाली है, तो 8 फुट पे आपको क्यारियां बनानी है, लंबी लंबी। ये जो लाइन है यहाँ पे ऐसी क्यारी बनानी है, ये लंबी क्यारी बनानी है, क्योंकि इसके अंदर हमें डालना है खाद। ये जो अंगूर का पेड़ है वो 10 से 15 साल कहीं पे हिलने नहीं वाला, तो एक ही जगह पे रहने वाला है। रूट जोन में आप जितना भी ऑर्गेनिक कर्व बढ़ा सकते हैं वो शुरुआत में ही बढ़ा लीजिए। उसके लिए आप गाय का गोबर, भैंस का गोबर डाल सकते हैं, उसके साथ आप बगैस डाल सकते हैं, कंपोस्ट जो भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं, कचरा डाल सकते हैं, पत्ते डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डालनी है, जो भी डिकम्पोज हो जाए वो सारी चीजें। और ऑर्गेनिक रेशो अच्छा बढ़ाए रखे, वैसे कोई भी चीज डालना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छा, ये बात तो हो गया लैंड प्रिपरेशन वगैरह, लेकिन जब हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन करते टाइप पे मैंने देखा कि अभी हमने ये नर्सरी से एक प्लांट लाया है, तो ये सीधा ऐसे प्लांट ही लगेगा यहाँ पे क्या? तो ये नहीं गिर गया नीचे। अच्छा, ये सीधा प्लांट ही लगेगा क्या यहाँ पे? देखो, प्लांट तो लगाना इजी है, बट प्लांट से पहले स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको खुद का सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अच्छा। ये खुद आम की पेड़ की तरह खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा। ये किसी ना किसी सहारे से ऊपर चढ़ता है। राइट। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है। हमारे यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस से अभी 2 टाइप के स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। एक है वाई पद्धत, जो कि यहाँ पे है। ये आप इसे देखिए, ये आपको वाई की तरह दिखेगा। तो ये एक वाई है। वाई सिस्टम में आपको बता देता हूँ, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये 4 फुट एक बाजू में आया, ये 4 फुट उस डायरेक्शन में गया। अगर 9 फीट का अंतर होगा तो ये अंतर बढ़ेगा, अंतर बढ़ जाएगा ये। अच्छा। आपको जरूरी नहीं है कि इसे टच करना है, बट मोस्टली ऐसा ये रहता है। 4 फुट का ये है। और उसके बाद अगर आप खड़े में देखेंगे
तो ये अभी मेरे हाइट पे है यहाँ पे। राइट, 5 फुट 2 इंच तक रहता है मेरा, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 2 इंच हाइट आपको रखनी है। और इससे जमीन में आप यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यही एंगल का फ्रेम है, वो एंगल का फ्रेम जमीन के अंदर वो नीचे लगा सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि दोस्तों थोड़ा सा ये पंडाल की बात हुई है तो पंडाल का सिस्टम ही सब बता देते हैं आपको। तो शॉर्ट में मैंने अभी जस्ट बनाया, इन्होंने भी बनाया 8 एकड़ का, मैंने अभी लेटेस्ट में 1.5 एकड़ का बनाया। तो इसमें सबसे अहम क्या होता है कि हर 20 या 25 फीट के दरमियान जो है आपको ऐसे पोल खड़े करने पड़ते हैं। यहाँ पे काला खेत है तो इसीलिए पत्थर का लगाया गया है ताकि ये धंसता नहीं है। 300 रुपए का एक पत्थर पड़ता है ये टोटल दोस्तों। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोहा सीधा इस्तेमाल करते हैं, वो 1.5 इंची का रहता है या 2 इंची का रहता है, आपके अनुसार आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे होल्स रहते हैं 1 2 3 4 5 6 बीच का रहता है, इधर 5 इधर 5, ये 11 तार का पंडाल है दोस्तों। यानी कि इसमें से तार दौड़ेगा, जब ये प्लांट बड़ा होगा इस तार के ऊपर सपोर्ट लेगा। बिल्कुल। तो टोटल जो है आपको 1 एकड़ में जो है ऐसा अगर लोहा का आपको इस्तेमाल करना है तो 4 से 5 टन आपको लोहा लगता है। हाँ। और मैंने जो सिस्टम बनाया पंडाल में, देखिए ये एक वाई का हो गया, दूसरा आप चौरस वाला आप बताइए। बावर बोलते हैं उसे, वो रहता है ओवरहेड सिस्टम रहता है। इसका बेस्ट प्रैक्टिस ये रहता है कि आपका जो गुच्छा है वो हाथ में आता है, सामने काम करने के लिए बेस्ट है, काम करने के लिए इजी हो जाता है। इससे पहले जो जमाने में होता था उसमें ओवरहेड के होते थे, तो ग्रेप्स का प्लांट और ऊपर जाता है और ऊपर आपको काम करने के लिए उस स्टूल के ऊपर चढ़ के वो करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम आता है काफी। वो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। मतलब ये वाई स्टैंडर्ड बेस्ट अभी के जमाने में। हाँ, मतलब इवॉल्व होता रहेगा नया। और कुछ पता नहीं आगे के 5 साल बाद कुछ और नया चीज आ जाए। तो पंडाल का खर्चा एक अभी बात आई है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप नॉर्मल पंडाल करते हैं तो आपको जो है लगभग, मेरा अभी खर्चा मैं बताता हूँ, मेरे को 10 टन लोहा गया है क्योंकि मैंने ढाकने वाला पंडाल किया है। ढाकने वाले पंडाल की बात करें तो मैं ऊपर से पेपर ढाकूंगा सीजन के टाइम पे 4 महीने के लिए। फुल बारिश में वो मैं लेने वाला हूँ, नवंबर एंड दिसंबर में मेरा हार्वेस्टिंग होगा, तो उसके लिए मुझे 10 टन लोहा लगा। 10 टन लोहा को 6 से 7 लाख रुपए के आसपास लगा और 2 लाख की तार लगी, यानी कि टोटल वहाँ पे मुझे 1.5 एकड़ के लिए 9 लाख रुपए खर्चा है। अगर नॉर्मल वाई करते तो उसमें कितना लगता होगा? 4 टन से 5 टन लोहा 3.5 4 5 लाख के आसपास लगता है। 5 से 6 लाख रुपए का स्ट्रक्चर का आपको खर्चा आता है तार सहित। एक और चीज रह गई, अगर आप पंडाल बना रहे हैं तो उसी के साथ आपको ड्रिप लाइन लगानी है इसके अंदर। अच्छा, ड्रिप उसी के साथ में लगानी है? उसी के साथ में लगानी है, क्योंकि ये आपको ये स्ट्रक्चर मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब